अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, हसन बेग साहब, शाहजाद अनवर फारूकी साहब और आरिफ चौधरी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। नून लीग के जो बड़ों की धमकियाँ थीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो फ़िलहाल काम कर गई हैं क्योंकि PTI से बल्ला फिर से वापस छिन चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे फिर से बहाल कर दिया है। तहरीक इंसाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना फैसला सुना चुकी है और अगर किसी को हमारे इंतखाबी निशान बल्ले से कोई मसला है तो वो वापस ले लें, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन से बायकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा कि अंडर 19 टीम के साथ हम इलेक्शन में उतरेंगे और इलेक्शन जीतेंगे भी। अब इस फैसले के बाद पार्टी मुत्तहिद रहती है या फिर मजीद टूट फूट का शिकार हो जाती है? सबसे पहला सवाल आरिफ चौधरी साहब आपके सामने। इंतखाबी निशान बल्ला फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन चुका, आपको क्या लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बाकी है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने का। बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास तो ऑप्शन एक है, वो ये है वो तक पहुंच रहे लोग देना और लोग है वो खड़े हो और इंतखाबात को सही मैनेज और इलेक्शन कामयाबी दिलाएंगे। उनके पास तो एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक ही ऑप्शन चाहिए कि वो आपसे मुतालबा करके आवाम को क्या करे, आवाम के तक है। इसके अलावा बाकी जितने भी रास्ते वो जो हैं रास्ते, मैं समझता हूँ कि ना वापस न करते हैं ना बंद करती। बात यह है कि इलेक्शन है कि भरों की धमकी हम करती, वो क्या दे रहे हैं, यानी क्या चाहते हैं? ठीक पाकिस्तान के आवाम ने वोट देने हैं और उसमें ठीक है। आरिफ साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। मैं फिर से सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी। कुछ डिस्टॉर्शन है, हम उस मसले को हल कर लें। नौशाद साहब, फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अंडर 19 बी टीम के साथ भी वो इंतखाबात में उतरने के लिए तैयार हैं। बायकॉट की वो बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है हम बायकॉट फिर भी नहीं करेंगे। क्या वाकई इसमें हकीकत और सदाकत है कि बायकॉट PTI से करवाने के लिए ये सारी स्ट्रैटेजी सामने रखी जा रही है? देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि स्ट्रेटजी सामने किसी ने रखी भी है तो मेरा ये ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है वो दुरुस्त फैसला है चेयरमैन PTI का, कि उन्हें जिस तरह से भी हो सके, जिस तरह से भी मुमकिन हो, क्योंकि ये लड़ाई तो आपको पता है अब ये कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़नी है। और जो कुछ 9 मई को हुआ उसके नतीजे में जो मुश्किलात उनके सामने हैं उसे भी उन्होंने फेस करना है। मैं अमूमन कहता हूं कि बेसिकली तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद PTI का जन्म हुआ है। उसने बतौर सियासी जमात जन्म लिया है और वो अब इन सारी चीज़ों को जिनसे बाकी दीगर जमातें गुजरती रही हैं, हमने देखा था पीपल्स पार्टी के दौर में भी, हमें वो याद है जब लोगों को किले काटते थे पीपल्स पार्टी के लोग, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा जो है वो पाकिस्तान से चली गई थी और फिर 86 में वापस आई और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया लाहौर में। इसी तरह से नवाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून, उनके ऊपर भी ये वक्त आता रहा और वो पाकिस्तान से एग्ज़ाइल लेते रहे या जाते रहे पाकिस्तान से बाहर। मामला ये है कि देखिए, जो थोड़ा सा फ़र्क है, एक बहरहाल ये बात ज़रूरी है, कहना भी ज़रूरी है और ये हकीकत भी है कि बाकी दीगर जमातों ने शायद वो रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर ली। अब चूंकि वो कर ली तो उसे उसका खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। अगर वो इस खुमियाजे को भुगतने के मामलात को तय करते हुए आगे चले जाएं, सरवाइव कर जाएं, यानी इसमें सरवाइव कर जाएं, तो फिर वो जो है ना वो आगे आने वाले वक्त के अंदर वक्त बदल जाता है। हमने देखा कि 2002 के जो इंतखाबात थे उसमें चंद सीटें थी नून लीग के पास, 2008 में उससे कहीं बढ़ गई, 2013 में उन्होंने हुकूमत बना ली। तो इस तरह से वक्त बदलता है। सियासत में कोई चीज़ जो है वो हतमी नहीं होती और ना ही सियासत जो है वो किसी की ख़त्म की जा सकती है, ना किसी जमात की, ना किसी शख्स की, अनटिल अनलेस अवाम उसको डिस्कार्ड कर दे। जब तक अवाम डिस्कार्ड नहीं करती तब तक किसी की सियासत ख़त्म नहीं की जा सकती। अब मामला यह है कि जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है उसे इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। मुकाबला करेगी तो सरवाइव करेगी, अगर सरवाइव करेगी तो आने वाले वक्त के अंदर चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, वक्त बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी तो उनके लिए कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। फ़िलहाल तो इस वक्त जो चीज़ें उनके सामने हैं, ना सिर्फ उन्हें जो भी इस वक्त सियासी लैंडस्केप बना हुआ है उसके अंदर जो सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, वो कानूनी मामलात के अंदर भी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसकी 2-3 वजूहात हैं।
एक वजह तो यह है कि देखिए, किसी ने उनको यह नहीं कहा था कि आप इंतखाबात इस तरीके से कराएं कि उस पर सवालिया निशान उठ जाएं। दूसरी बात यह है कि अमूमन यह बहस की जाती है कि जी बाकी जमातें भी इसी तरह इंतखाबात कराती हैं। यकीनन इसी तरह इंतखाबात कराती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि जो पीटीआई के अंदर अपनी सफ़े हैं, वहाँ अकबर एस बाबर जैसे लोग मौजूद हैं, 12-14 पटिशनर उनके खिलाफ, उस इलेक्शन के खिलाफ सामने आ गए। बाकी दीगर जमातों के जब इलेक्शन हुए, किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया। अब ये मामला जो है ये कानूनी है, इसे आपको अदालतों में लड़ना पड़ेगा। आज आपके सामने देखिए, उसी पेशावर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला था, उसी पेशावर हाई कोर्ट से वो स्टे खत्म कर दिया गया है। अब आप चाहे इसके ऊपर अगर आप जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो मिजाज डेवलप हुआ है, अब यही बात सोशल मीडिया पे जो है वो अब जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके खिलाफ अगर आप कोई उल्टी सीधी बात करना शुरू कर दें तो उसका कोई फायदा नहीं है, मां सिवाय इसके कि आप जो है ना मजीद अपने लिए मुश्किलात बढ़ाएं। तो बेहतर यह है कि कानूनी जंग जो है वो कानून के ईवानों में लड़ें। सियासत की जो जंग है वो अवाम के साथ खड़े होकर अवाम के सामने लड़ें, और फिर उसके बाद अपना सर्वाइवल ढूंढें, और सर्वाइवल ढूंढने के बाद आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारी करें। इस इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें, अंडर 19 के साथ लें, अंडर 16 के साथ लें, या किसी भी तरह लें। बायकॉट जो है वो कभी भी उसका कोई फायदा हमने किसी जमात को होते नहीं देखा। आप देखिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अभी ये जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं सिंध के अंदर लोकल बॉडीज के, उन्होंने बायकॉट करके आज अब वो उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में पीपल्स पार्टी है कि उनका मेयर कराची में बैठा है और दीगर जो इजला है उनमें भी है। सो उसकी पोजीशन बेहतर है। सो इसलिए बायकॉट कोई हल नहीं है, आपको लड़ना है, और इस सारे मामले के अंदर आप तरीके इंसाफ तो कह रही है कि तरीके इंसाफ लड़ेगी, लेकिन ऐसे सूरत हाल में जिसमें कहीं से इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। आरिफ साहब, सवाल आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इंसाफ नहीं मिल पाता तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बाकी रहता है? देखिए, ये ऑप्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्यादा पाकिस्तान के लिए पूछनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मसला ये नहीं है कि तरीके इंसाफ जो है उसके साथ क्या होता है। मसला ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त अशद जरूरत है कि पाकिस्तान में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और उसके नतीजे में एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत बने जिसपे सबको एतमाद हो, और पूरी दुनिया ये कहे कि ये इलेक्शन के जरिए आई हुई नुमाइंदा हुकूमत है। क्योंकि किसी तरह की भी रिगिंग के, प्री पोल रिगिंग या ड्यूरिंग पोल रिगिंग या आफ्टर पोल रिगिंग, उसके नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। स्टेबिलिटी पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है, और बाद में तो फिर हालात कंट्रोल करना मुश्किल होगा। सियासी निजाम की मजबूती है, और उसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त प्लेयर हैं उन्हें भी कम से कम सोचना चाहिए कि आप इतनी दफा ये सब कुछ भुगत चुके हैं, अब फिर वही सिलसिला शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन ये जो इदारे ये काम कर रहे हैं इनकी जो साख पूरी तरह मुतासर हो रही है, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की। वो ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि कभी ये मेरे दोस्त ने बड़ा सही कहा कि इनकी सफ़ों के अंदर मौजूद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सफ़ों के अंदर अकबर एस जो था बाबर, वो बहुत अरसा पहले निकल चुका है, और ये अब इस वक्त वो तो अपना काम कर गया, अब ये सारे का सारा काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और कभी ये नहीं हुआ था कि खुद इदारा जो है वो जाके पिटीशन, पहले 90 दिन के इलेक्शन की बात हुई तो उस वक्त हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ये चले गए वहां इलेक्शन कमीशन के जनाब इंट्रा कोर्ट अपील कर दी। अभी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा कि ये इलेक्शन हम कराने की पोजीशन में नहीं है। जिसका काम इलेक्शन कराना है उसका काम ये नहीं है कि वो इलेक्शन के रास्ते में रोड़े अटकाए। ये जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी हमें 8 फरवरी बहुत अजीज है, हमने इलेक्शन, तो 8 फरवरी को अगर आपने इलेक्शन कराना है तो इस तरह तो नहीं कराना कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप अभी तक यही नहीं पता कि वो मैदान में है या नहीं है, बल्ले का निशान से ज्यादा बात यह है कि अभी आपने उसे यूं लग रहा है कि जिस तरह उसे आपने लिक्विडेट कर दिया है या आपने उसे बैन कर दिया है, जो कि इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो किसी पार्टी को बैन कर सकती है। तो सलूक को उसके साथ बैन वाला किया जा रहा है, और ये जो दिन चले जाएंगे सारे उसके इसी मखमसे में, ये इलेक्शन के ऊपर गहरे साए छोड़ जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अगर वाकई वो पाकिस्तान में सियासत की हामी है तो उन्हें ये चाहिए कि इस तरह के अमल का हिस्सा ना बने जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसमें इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम ना आ। बिल्कुल ठीक। आरिफ साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। शहजाद साहब, पार्टी की कमान वकला के पास जाने से तहरीके इंसाफ को नुकसान हुआ या फायदा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकला के पास जाने से फायदे या नुकसान की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये देख लें कि उनके पास और चारा क्या था। बात तो सीधी सी है कि जब आपने ऊपर वाली टियर सारी उनकी लीडरशिप की उड़ा दी तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन क्या है। वकला का एक ऑप्शन था उनके पास, वो उन्होंने ले लिया। उसमें जाहिर है एक नई एडजस्टमेंट है। मुझे लगता है कि फायदा और नुकसान दोनों हैं, प्लस भी हैं माइनस भी हैं। लेकिन अभी तक मुझे वो जो टीम में रब्त है उसका फुकदान नजर आ रहा है। अच्छा। ये जो आरिफ चौधरी साहब ने अभी बात की कि लिक्विडेट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन चौधरी साहब मैं तो ये समझ रहा हूं कि अगर निशान नहीं है तो फिर पार्टी काहे की है। आप किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे? अगर इलेक्शन एक निशान के तहत नहीं लड़ेंगे तो आप उनको कल को किसी पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद कैसे कर पाएंगे? वो जो मखसूस नशिस्तें आपने लेनी है वो कैसे ले पाएंगे? अगर ये अंडर 19 टीम आप उतार देते हैं मुख्तलिफ निशानात के साथ तो अमली तौर पर तो पार्टी खत्म हो गई, पार्टी का तो वजूद ना रहा। यहाँ पे आलम यह है कि सरदार लतीफ खोसा साहब के नाम के साथ सरदार लगा हुआ है, लेकिन हम ये बात करते हुए भूल जाते हैं कि उसी कमरे में कुछ तस्वीर लगी हुई हैं मौजूदा लोगों की, उनके नाम के साथ भी सरदार लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें इस तरह से सिर्फ आप एक मखसूस हल्के को अगर आप इस तरह से उनकी ग्रिलिंग करते रहेंगे, उनके ऊपर आप सख्तियां ज्यादा करते जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक कहा नौशाद साहब ने। मैं इनसे इत्तफाक करता हूं कि अगर वो इस मुश्किल वक्त को निकाल गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस वक्त किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं। हम तकसीम हिंद के हवाले से एक थ्योरी अक्सर सुना करते थे और पढ़ा भी करते थे कि डिवाइड एंड रूल। तो अगर आपने अब भी डिवाइड एंड रूल को नहीं समझा और सियासी जमातें जो हैं वो सिविलियन सुपरमेसी के लिए एक तरफ से इकट्ठी होकर नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारी जिंदगी में नहीं हो पाएगा पाकिस्तान को किसी बेहतर रास्ते पर देखने का ख्वाब शर्मिंदा, तो कोई बात नहीं, हमारी आने वाली नस्लें देख लेंगी। लेकिन मौर्रख जो है वो क्या लिखेगा इस वक्त के हवाले से कि हम कहां खड़े थे, तारीख की दुरुस्त साइड पे खड़ा होना बड़ा जरूरी है। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यह बताया गया था कि टोटल जो सीट्स हैं पंजाब की कौमी असम्बली की वो 141 हैं। तहरीके इंसाफ के कागजात जो मुस्तरद हुए हैं वो 183 हैं। सूबाई असम्बली की सीटें 297 लोगों के कागजात जो हैं बलोचिस्तान में 16। नौशाद साहब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। टोका, आपकी मेहरबानी है। मैं एक आर्गुमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन लूंगा, बिल्कुल सुन लूंगा। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 सीटें हैं, वहां पे तहरीके इंसाफ के 27 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तें हैं बलूचिस्तान की और उसके इवज जो है 74 कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। KPK में कौमी असम्बली की 45 सीट्स हैं और तहरीके इंसाफ के जो कागजात मुस्तरद हुए हैं वो 42 हैं। सूबाई असम्बली की 115 सीटें हैं जिनमें से 64 जो इनके उम्मीदवार हैं उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। सिंध की कौमी असम्बली की 61 सीट्स हैं, उनमें से तहरीके इंसाफ के कागजात मुस्तरद हुए हैं 23। सूबाई असम्बली की सीटें 130 और उनमें से तहरीके इंसाफ के कागजात मुस्तरद हुए हैं 34। टोटल जो जनरल सीट्स हैं वो 859 हैं, 859, और तहरीके इंसाफ के जो मुस्तरद कागजात की तादाद है वो 734 से बहुत ही माइनर मिस्टेक्स के साथ आप इसको ये देख लें कि आप एक खास किस्म का ट्रेंड बता रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी होता था कि आपने बीबी बेनजीर शहीद की, आपने हुकूमत फारूक की, लोगों को पता होता था नवाज शरीफ ने आना है, लोग लाइनों में लग के नवाज शरीफ को वोट देते थे। नवाज शरीफ को फारूक किया, लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी को वोट डालना है। इस दफा लोगों को वो मैसेज आपका नहीं कन्वे हो रहा। अच्छा, अगर वो नहीं कन्वे हो रहा तो मुझे ये बता दें कि जिसके पास जो राइट बनता है उसको देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बल्ला उनसे ले लेंगे तो उनको कोई ना कोई निशान तो देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जा रहे हैं, अब वो अगर इस पे स्टे ऑर्डर देते हैं, हुक्म इम्तनाई देते हैं तो एक मुसीबत है, नहीं देते तो दूसरी मुसीबत है। लेकिन मैं आरिफ चौधरी साहब से ये कानूनी तौर पर पूछना चाहूंगा कि अगर एक निशान नहीं है पार्टी के पास तो पार्टी एग्जिस्ट कैसे कर रही है वो? अच्छा, एक अंदाज ये भी बात करने का है, मैं बताऊं ये लिस्ट मेरे पास भी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं हसन बेग साहब के सामने एक सवाल, जी वेरी क्विक रिस्पांस। एक सिर्फ 1996 859 सीटें हैं टोटल, उसमें 1996 कागजात मंजूर हुए हैं और 600 समथिंग कागजात मुस्तरद हुए हैं।
अब मैं ये सिर्फ मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि 859 नशिस्तों के केस 1996 मंजूर हो चुके हैं। पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको आपने छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, आप थर्ड ईयर के अगर बंदे के कागजात मंजूर कर रहे हैं, सर ये आपके तो पास, आपका एहसान मानूं, आपने बड़ा एहसान किया इस इलेक्शंस पे कि आपने थर्ड ईयर के लोगों को, या वो लोग जो आजाद मुझे नहीं पता सर, मेरे पास कभी झंडा साथ रखते मेरा ख्याल है ये उनके कागजात आपने मंजूर कर लिए। शहजाद साहब पे बड़ा एहसान किया। शहजाद साहब ये तफसीलात तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं होंगी, जो तफसीलात आप बयान कर रहे हैं। आरिफ साहब भी कुछ ये तो इलेक्शन कमीशन के पास भी शायद तफसीलात ना हो कि तीसरी टीयर है या चौथी टीयर है। मैं तो हैरान हूँ। फरमाई थी जी आरिफ कि जो गलबन निशात साहब ने सवाल किया है वो बड़ा उनका वैलिड सवाल है। वो सवाल यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट में बतौर पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्ट करती है उसको इंतखाबी निशान से महरूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंतखाबी निशान से महरूम करने का मकसद उसे बिल्कुल खत्म करना है कि वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी बात, अदालतों का मामला, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। आज पूरा दिन अदालत के अंदर मैं मौजूद था और मैंने सारी वो कार्रवाई देखी। मैं खुद आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है वो कोई अच्छी मुझे नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अदालती निजाम जिस बुरी तरह फेल हो रहा है इंसाफ देने में, और जो मुआंदनत और जिस तरह का बायस चीजों का बाहर नजर आ रहा है, इससे पहले नजर नहीं आता था। आज देखे, मैं अर्ज करूं ये सरदार वाली बात, खुद वो कहा जा सकता था कि आप खुद काजी हैं, आप हमारे मुल्क में इस तरह लोगों के नाम, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये पांव से उखड़ जाए, यानी असल बात की तरफ। और फिर यकीन माने मुसलसल जोर लगाया गया। आखिर में नोटिस जब जारी किए गए हैं आईजी और बाकी लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को, बड़ी मुश्किल से यानी साथी जज ने इजाजत दी तो अल्टीमेटली वो पढ़ा गया। यानी जो खुद इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब का, उसने उस सारे प्रोसेस के बारे में रिपोर्ट दी थी और उसने लिखा था, अपनी सिफारिशात थी कि ये जिस तरह लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं और जिस तरह नुमाइंदगान को गायब किया जा रहा है, तजवीज कुनिंदगान को और तायद, ये इलेक्शन प्रोसेस पूरे का पूरा जो है उसे खत्म कर दिया गया है। वो बड़ी मुश्किल से, मैं समझता हूँ, जोर लगा के कोसा साहब ने पढ़ा और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अपने साथी जज साहबान से मशवरा करके नोटिस उन्हें जारी किए आईजीज को। अब बात यह है कि ये चीजें हम बात खुश तो बड़ा होते हैं कि जनाब ये देखो आज उनके साथ हो रही है, जनाब कल को फलां के साथ, किसी और के साथ होगी, कहीं तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। जाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो दुश्मन है, बलोचिस्तान की सूरत हाल देख ले, KPK की सूरत हाल देख ले, और उसके बाद यहाँ अगर ये रूल ऑफ लॉ की ये सिचुएशन है और पूरी दुनिया में जिस तरह भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, कहने को तो आप कहते हैं कि जी सोशल मीडिया ये किरदार था, सोशल मीडिया वही कोई दिखा रहा है जो हो रहा है। अगर किसी के घर में दाखिल होकर उसकी बेटी या उसकी बीवी के साथ ज्यादती की जा रही है तो सोशल मीडिया दिखा रहा है और उसकी वीडियोस बन रही हैं। ये पॉइंट लेकर मैं नौशाद साहब आपकी जानिब जरूर आऊंगी, लेकिन हसन बेग साहब के सवाल के बाद मैंने भी वो समाज देखी है, मैंने भी वो समाज, ठीक है नौशाद साहब, लेकिन मुझे हसन बेग साहब को मौका दीजिए। कमाल है वैसे। हसन साहब, सवाल आपके लिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, हकाइक यही बता रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो दीगर सियासी जमातें हैं, ये यूं कह लीजिए एक खास जमात नून लीग जिसका नाम है, तो उसके लिए तो बिल्कुल मैदान साफ है, पीछे क्या रह गया? ये बात आपकी ठीक है। बुनियादी तौर पे जो सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं वो ये सारी बातें जो हैं वो काबिल गौर भी हैं। पहली बात ये है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मेरा ख्याल है हमारी तारीख इस चीज़ से भरी हुई है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारी तारीख अगर भरी हुई है तो उसी को रिपीट किया जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसी तरह ही होता रहा है। बहुत सारे यानी अदवार में देखें तो कभी पीपल्स पार्टी को ये मौका नहीं मिल रहा था, कभी मुस्लिम लीग नवाज को नहीं मिल रहा था, और अभी शायद PTI को वो वाला जो मौका मिलना चाहिए असूलन। मेरा ख्याल है वो आपकी बात सही है और ये हमारे जो दोस्त कह रहे हैं वो भी अपनी जगह पे सच्चे हैं कि वो शायद उस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रहा। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो क्या कहते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अभी जो टाइम है PTI के लिए, उन्होंने एक बेहतर स्ट्रेटजी अपनाई है। ये सबक बुनियादी तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, शहीद ने दिया था कि 85 के इलेक्शन में उन्होंने कहा हमने बाइकाट करके बहुत बड़ी गलती की थी। और मैं समझता हूं कि
पीटीआई की ये स्ट्रेटेजी मुझे बहुत यानी वो लगती है, प्रॉपर लगती है और मुनासिब लगती है, पॉजिटिव लगती है कि वो कहते हैं हमने कम से कम किसी किस्म का कोई बाइकाट नहीं करना। अगर बाइकाट नहीं करेंगे, अगर वो मैदान में रहेंगे, तो इसका मतलब है कि कल को उनको ये मौका मिल सकता है जैसे बाकी पार्टियों को मिलता रहा है, जैसे आज किसी और को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो बल्ले का निशान है वो अगर आज छिन गया है तो इससे एक फोरम मौजूद है, मेरा ख्याल है एपेक्स कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही है पीटीआई, हो सकता है उनको ये बल्ले का जो निशान है दोबारा मिल जाए। लेकिन आप तारीखी तौर पे देखें तो 2013 में तहरीक इंसाफ तो तराजू मांग रही थी, इंसाफ की वजह से उनको तराजू नहीं दिया गया, उन्होंने फिर बल्ले का निशान ले लिया क्योंकि जमात इस्लामी को तराजू मिल गया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आज जो देखें वो पार्टी तो मौजूद है, वो पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से वो जाके कोई डिसबैंड होनी थी, वो खुदा ना खास्ता डिसबैंड तो नहीं हुई। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के पास बिल्कुल ये वक्त है कि उनको कोई ना कोई निशान तो मिलेगा। आपका क्या ख्याल है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, क्या किसी को रोका जा सकता है कि ये निशान नहीं है, फर्ज किया कोई निशान आ जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये खाम ख्याली है कि ये इस तरह निशान या सिंबल लेने से कोई तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं नहीं समझता, एक जमाना होता था जब यानी वो तलवार और उसकी जंग होती थी कि जी तलवार की निशान होगी, क्योंकि वो जमाना सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वो आज का मॉडर्न दौर नहीं था कि हर किसी के पास पैगाम इस तरीके से खसूसन देहात में नहीं जा रहा था। आज तो हर किसी के पास ये पैगाम चला जाएगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? और कल मैं समझता हूं कि हमें कम से कम तसल्ली करनी चाहिए कि एक फोरम मौजूद है, हाईएस्ट कोर्ट मौजूद है। हो सकता है कल वो हाईएस्ट कोर्ट में जा रहे हैं बैरिस्टर गौहर, और कल उनका जो इंसाफ मांग रहे हैं हो सकता है उनको इंसाफ मिल जाए। हमें अभी बिफोर बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल सामने है। सब कुछ खत्म हो गया, आज एक फैसला आने से ये मकसद नहीं है कि आज तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। ठीक ठीक ठीक, यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड केस के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। लेवल प्लेइंग फील्ड केस जिसकी समाअत आज हुई और उसे 8 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब के और वकला के दरमियान जो बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, दिलचस्प मुकालमा हुआ है, वो आपके सामने रखना है। इस केस के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं सीडी लेकर आया हूं और इसमें सारे के सारे सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा यहां सियासी तकरीर ना करें, आप कह रहे हैं कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं बल्कि शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने खुद कराने। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस भी जारी करते हुए इस केस की समाअत को 8 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल आपके लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड केस, क्या तहरीके इंसाफ को रिलीफ मिल पाएगा? तहरीके इंसाफ को अगर रिलीफ मुकम्मल नहीं भी मिल पाएगा तो कम अज कम जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला किया है और उसमें इलेक्शन कमिश्नर का वो जो नोट आया है पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर का, और उस नोट की बुनियाद पर आज जो फाइनल ऑर्डर दिया गया है वो उससे ये भी जवाब मांगा गया है कि वो बाकायदा तहरीरी तौर पर जवाब देंगे यानी इलेक्शन कमीशन भी और रिस्पॉन्डेंट्स के क्या उसके मुताबिक ये जो हिदायत थी जो उन्होंने अपने कंसर्न शो किए थे उनके अपने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने, क्या उनको एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया, और उसको एड्रेस करने के लिए क्या तरीकेकार और क्या अमल अब तक हुआ है। मैं ये समझता हूं कि आज की कार्रवाई जो कि मैंने पूरी की पूरी देखी, उसमें बुनियादी बात ये थी कि अगर थोड़ा सा, मैं तो पहले दिन से ये बात बड़ा सीधा कह रहा हूं कि अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब
सिर्फ तहम्मुल के साथ किसी पार्टी को सुन ही ले हाँ। तो उसका मसला हल हो जाएगा। यही बात जो थी, ये मुसलसल वो कोशिश कर रहे थे। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसादत से मैं बिल्कुल खराजी अकीदत पेश करना चाहूंगा सरदार लतीफ खोसा को कि जिन्हें इतनी ज्यादा उनकी ग्रिलिंग हुई और ऐसे ऐसे मौजूआत पर ग्रिलिंग हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक लॉयर के तौर पर जो हमारा फर्ज होता है कि हम पूरे हौसले के साथ अदालत की बात को सुने और फिर कोशिश करके अपना नुक्ता नजर पेश करें। तो वो लेटर जो था जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे थे, वो ये कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब कि आपने कौन सी कंप्लेंट की है कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद कैसा कुछ हुआ है। तो वो ये चाहते थे कि जनाब हम ये चाहते हैं कि आप जरा देख लें कि उन्होंने कहा क्या था इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने, वो जरा सुन लें और उसके बाद क्या इन्होंने उस मामले की तरफ कुछ किया। यानी आईजी क्यों पार्टी बनाए गए? आईजी इसलिए पार्टी बनाया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है जिस दिन शेड्यूल अनाउंस करता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे मामलात का इंचार्ज होता है। वो चीफ सेक्रेटरी भी उसकी मर्जी का होना चाहिए और हुकूमत भी जो हुकूमत वर्चुअली इस वक्त इलेक्शन कमीशन की है और हर अथॉरिटी पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करे। अब अगर इलेक्शन कमीशन को उसका सूबे का इलेक्शन कमिश्नर ये कह के भेज रहा है कि जनाब ये देखें यहाँ लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं, लोगों को कागजात दाखिल नहीं करने दिया जा रहा, और फिर जिस बुनियाद पर ये कागजात मुस्तरद किए गए हैं वो बुनियाद है कि जी आपके तायद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदगान मौजूद नहीं, और तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान को अगवा कर लिया गया है, रूपोश कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन फेयर और फ्री कैसे मुमकिन है? तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी बेसिकली इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन के बाद आगे जिनकी जिम्मेदारी वो बनती है वो सूबाई इंतजामिया की बनती है। क्योंकि सूबे के अंदर भी केयर टेकर वो गवर्नमेंट मौजूद है जो बिल्कुल एक खास एजेंडे के तहत बैठी है, और मरकज के अंदर भी वो हुकूमत मौजूद है। वरना इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत थी, पहले इलेक्शन कमीशन ने 6 लोगों की निशानदेही की थी कि जो केयर टेकर सेटअप में मौजूद है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून के करीबी है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, आईजी के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं। और इस मामले में जरा थोड़ा सा तजब्जुब का भी इजहार नहीं किया वही इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात के यानी मामले में, आरोज के मामले में चला जाता है चीफ जस्टिस के पास, उसने ये मामला नहीं कहीं उठाया कि जनाब ये देखो मैंने तो लिखा था कि इन लोगों को हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने हटाया नहीं, क्योंकि ये उसका कंसर्न नहीं है। जो उसकी आंखों के सामने, उसकी नाक के नीचे जो पुलिस जो करना चाहती है, पंजाब पुलिस खास तौर पर वो करती रहे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पर इसको ग्रिलिंग करने के लिए अपना काम करता रहे। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीज जो इस लिहाज से उन्होंने रास्ता सही इख्तियार किया पीटीआई ने, और उनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। ठीक, पॉइंट क्लियर है। शहजाद साहब, आपको लगता है कि सीडी में सबूत नाकाफी थे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सीडी में कुछ 50 से जायद इसके करीब कुछ वीडियोस, कुछ एविडेंस मौजूद थे जिन्हें अदालत में लेकर आए लतीफ़ खोसा साहब, और कुछ निजी चैनल्स ही हैं जो इस पर एतराज़ात भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से सबूत पेश नहीं कर सकी अदालत में जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। तो कहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का मामला है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाल पे रहम किया जाए। मैं कुछ कहने मुश्किल सवाल आपसे मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुश्किल सवाल का बड़ी आसानी निकल जाएंगे, बेहतरीन जवाब भी दे पाएंगे आप जी। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है ना, हाँ जी, देखिए आपको याद है जब कभी पाकिस्तानी टीम इंडिया जाया करती थी तो वो बाल ठाकरे के लोग जो है ना वो विकेट उखाड़ दिया करते थे, और उसके बाद मैच वहां से बॉम्बे से आपको शिफ्ट करना पड़ता था। क्या एग्जांपल तो दे मुझे रहे ये हैं लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो ये विकेट उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, मुझे तो फील्ड ही नजर नहीं आ रहा कि आप किधर मैच कराना चाह रहे हैं, किधर ये इलेक्शन होगा, कैसे होगा। बहरहाल आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन ये बात वही है कि आप अगर देखना चाहें तो आपको दूसरी की दाढ़ी का तिनका नजर आ जाता है, और ना देखना चाहें तो आपको अपनी आंखों का शहतीर जो है वो आपको नजर नहीं आता। तो ये मामला कुछ इसी तरह का है। मैं समझता हूं कि अगर वो जिसको कहते हैं ना कि देखने वाली आंख हो तो आपको सब कुछ नजर भी आएगा और आपको पता भी चलेगा, महसूस करने की बात है। लेकिन इस वक्त तो सवाल ये है कि कबूलियत और मकबूलियत को अलग अलग आप पेश कर रहे हैं, आप उसके लिए तौजीहात तराशने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है। कभी आप देखते हैं कि मशवरे दिए जा रहे हैं अदालत को कि अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया तो ऐसा हो जाएगा,
मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी किसी अदालत की तौहीन नहीं हो सकती कि आप उनको बताएं कि वो क्या करें और क्या ना करें। आप जस्टिस मुनीर के नाम से ख़त लिख देते हैं, आप कभी उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हकीकी यानी ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और बाहर क्या हो रहा है। हालांकि तो जजेस के हवाले से तो बड़ा मशहूर मकौला है कि इंसाफ करो खा उसके नतीजे में आसमानी क्यों ना गिर पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमारा इन चीज़ों पे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा वास्ता रह गया है। बस ठीक है, ज़िंदगी पूरी करनी है हमने भी और बाकी लोगों ने भी, तो बस ठीक है, पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है चलने दें इसको। नौशाद साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दुरुस्त है? क्योंकि आप तो 9 मई पर यकीन रखते हैं कि बस ठीक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी, इससे पहले किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दिया जाना चाहिए, इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। मसला क्या है? मसला ये है कि अब चूंकि आरिफ चौधरी साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं, मैंने ये जो समाअत है बराह रास्त मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं चूंकि ट्रैवल कर रहा था उस वक्त, एक जनाजे पे मुझे पहुंचना था, तो मैं हो सकता है मेरे से कोई कमी कोताही को चूक हो जाए, अगर हो जाए तो मुझे दुरुस्त कर दें। लेकिन जितनी समाअत मेरी जो मैं सुन पाया या देख पाया, उस दौरान जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी वो ये थी कि जो चीफ जस्टिस का इस्तफसार था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट कैसे की है, जो आपने हमें फाइल की है पिटीशन, उसके तहत हमें ये समझा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने वो कैसे की है, कंटेम्प्ट कैसे हुई है। जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर की बात है, मुझे अब शायद याद यही है, हो सकता है मेरे गलत मुझे याद हो या मुझे तस्हीह की ज़रूरत हो, वो कर दीजिएगा अगर किसी को। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 24 तारीख को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने एक रिपोर्ट दी थी, 26 को हमने ऑर्डर जारी किया, और उस ऑर्डर जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कंप्लायंस रिपोर्ट्स जमा करा दी, जो भी हो रहा था वो कर दिया गया। जो सबूत मांगे थे चीफ जस्टिस ने वो सीडीज़ की शक्ल में, मुझे नहीं लगता वो सबमिट हुए हैं कि नहीं हुए, मैं नहीं जानता कि उसकी क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं। मुझे ये ज़रूर पता है कि चीफ जस्टिस के अलावा जो जज साहब थे उन्होंने जो खोसा साहब हैं उनसे ये अर्ज़ की कि जनाब ये आपने सोशल मीडिया की एक लिस्ट हमें पकड़ा दी है कि हमने ये तैयार की है कि सोशल मीडिया पे फ़लाँ के साथ ये हुआ, फ़लाँ के साथ वो हुआ। यहाँ तक इस लिस्ट की हालत ये है कि यहाँ पर एक 3 खानों में लिखा हुआ मेजर फैमिली, तो ये मेजर फैमिली भाई कौन है, इसका क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि ये कोई फलां साहब है, मुझे वो नाम उनका दिमाग से अभी स्किप कर गया, सादिक साहब हैं कोई अटक के, वो जो पहले भी रहे हुए हैं नेशनल असम्बली के मेंबर। बात ये है, हाँ जी, ताहिर सादिक साहब, तो उनके लिए उन्होंने मेजर फैमिली लिख दिया। मकसद कहने का ये है, ये सारी बात मैं बता रहा हूँ, मुझे चूंकि पता नहीं है कि सीडी में क्या था और सीडी सबमिट हुई है एज एविडेंस कि नहीं हुई, सो मैं उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन जो पूरी जो मैंने जितनी देख पाया जो ये बराह रास्त थी, उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि जो सबूत चीफ जस्टिस साहब मांग रहे हैं उनकी तसल्ली नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बार बार मुख्तलिफ तरह से इस्तफसार कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। तो वो ना होने की वजह से उन्होंने किया। और अब भी मेरा ये ख्याल है, क्योंकि थोड़ा सा जहन मुझे लगा, विच कैन बी रॉन्ग, क्योंकि ये ऑन गोइंग समात है, मैं इसके बारे में कमेंट करना नहीं चाहिए मुझे, चूंकि नोटिस हुए हैं। सो उनको लगा, मुझे ये लगा कि चीफ जस्टिस ने ये चाहा कि मैं नोटिस करके अगर ये तसल्ली कराई जा सकती कि उनसे रिपोर्ट ली जा सकती तो वो ले ली जाए। इसके अलावा मुझे कोई इससे ज़्यादा कुछ इसमें महसूस नहीं हुआ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो मैं उस प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई मैं नहीं चाहता कि अमल दखल हो। ये बात शहजाद साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि शतीर का जो है ना, आंख का शतीर भी नजर नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्तरद वोट नजर आते हैं और मंजूर नहीं नजर आते। फिर वो टियर 3 के हों, 4 के हों, ये इलेक्शन कमीशन को भी अभी पता नहीं होगा कि वो 3, 4, मुझे नहीं पता कैसे पता चल गया कि ये 3 टियर के हैं या 4 टियर के हैं या 1 टियर का है। अच्छा तज़किरा मैं ये पूछूं, आज आप जिस जनाजे पे जा रहे थे वो इंसाफ का था? पता नहीं सर, आप मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं तो एक हमारे वो मशहूर आदमी है, फनकार थे, वो उन्होंने खत्ताती किया करते थे, तो मैं तो उनके जनाजे पे गया था। आप पता नहीं किस जनाजे की बात कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है सर सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया बात को कहां से कहां ले जाता है। मैं एक शख्स के जनाजे पे जा रहा था, आप इंसाफ के जनाजे की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई नजर आ रहा हो, आप कहीं से मुझे देख रहे हो, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोशल मीडिया की आंख से ना देखा कीजिए। ठीक है, सोशल मीडिया का पॉइंट वैसे बात किया, आपने मुझ पर कमेंट किया था, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी लेकिन मुझे चाहिए, हसन इस साहब पे से किसी की सवाल कोई दो रखने राय दीजिए। नहीं है। हसन साहब, आपको लगता है कि 8 जनवरी को जो सबूत आज पेश नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो 8 जनवरी को पेश कर पाएंगे अदालत में? इस ख्याल है कि उनको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आरिफ चौधरी साहब भी बैठे हैं, बुनियादी तौर पे। जी हसन साहब।
मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे देखें, जब कोर्ट में आप जाते हैं तो फिर ये आम जो जर्नलिस्टिक बात है या ये जो सोशल मीडिया की बात है उस पर तो कोई यकीन नहीं करेगा। कोर्ट तो फिर सबूत मांगती है और उसके साथ वो चाहते हैं कि देखें एक कत्ल भी हो जाए तो उसके भी गवाहान को पेश किया जाता है, उसका एक तरीकेकार है किसी को सजा देने का। मेरा ये ख्याल है कि अगर कोर्ट जो है, एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अगर मांग रही है सबूत के ये सियासी तकरीरें ना करें, सियासी तकरीरें हमारे आपके तबसरे जो है ना बहुत हो जाते हैं, वो माशाल्लाह हम बहुत सारी चीजों को कवर कर लेते हैं और वो अवाम की कंजम्पशन के लिए भी बहुत होते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर आप सबूत के साथ जाएंगे। आप ऐसे नहीं जा सकते कि नहीं जी फलां चीज इस तरह हो रही है, फलां उस तरह हो रही है। वो जो आपका क्वेश्चन है सना, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि डेफिनेटली ये जो वकला है तहरीक इंसाफ के, ये मेहनत कर रहे होंगे और ये आने वाली तारीख पे डेफिनेटली कुछ सबूत पेश करेंगे, क्योंकि हमने और आपने जो चीजें देखी हैं और सुनी हैं बुनियादी तौर पे वो लेवल प्लेइंग फील्ड को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं पहले भी तबसरा कर रहा था कि बुनियादी तौर पे मैं नहीं समझता कि इस बार चूंकि जेर अताब है वो जमात, और वो जमात अगर जेर अताब है उसकी भी शायद बहुत सारी रीजंस होंगी, हमारे आपके नजदीक वो सही हो या गलत हो उस पर अलहदा तबसरा हो सकता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब कैपिटल हिल पे ट्रंप के हामी हमला करते हैं तो फिर अमेरिकन जो कोर्ट्स है वो भी उनको कहीं ना कहीं मुरद इल्जाम ठहरा रही होती है। तो हमें एक चीज बहरहाल समझनी होगी कि 9 मई का वाकया जो था वो बहरहाल कहीं ना कहीं कंडेमेबल था। कहीं ना कहीं हम सबको उस वक्त जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे बानी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, कि आपको इस पे कंडेम करना चाहिए, तो वो ये बात उस वक्त तस्लीम नहीं कर रहे थे। आज हम अगर तबसरे कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे जो भी सारे वाकयात हो रहे हैं उनका एक तसलसल है। क्योंकि जो स्टेट क्राफ्ट्समैनशिप होती है, जो रियासत को चलाने के लिए जो तरीके हैं वजह किए जाते हैं या अभी तक कम अज कम मुरव्वज है, उसमें ये चीजें बहरहाल अपनी जगह पे काउंट होती हैं, सारे फैक्टर्स काउंट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं जहां पे भी जाऊं तो मुझे कोई पूछने वाला ना हो और कोई और अगर आए तो उसको पूछने वाला हो। मैं समझता हूं कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपको सबूतों के साथ जाना पड़ेगा। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नहीं मिल रहा पीटीआई को, नहीं मिल रहा लेवल प्लेइंग फील्ड। और इसी पर हम बात भी कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी सवाल मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो लड़ाइयां हैं वो इस टाइम खबरों की जीनत बनने लगी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने पार्टी शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया है। दानियाल अजीज ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में पार्टी मौक़िफ़ को ही रद्द कर दिया और अपने बयान पर मैं कायम हूँ ऐसा कहा है। दानियाल अजीज ये कह रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डटा हूँ और खड़ा रहूँगा इसी तरह। पार्टी नज़्म व ज़ब्त और पॉलिसी की मुझे कोई खिलाफ वर्जी नहीं करनी। पार्टी क़यादत मुलाकात का वक्त दे तो मैं ज़रूर करूँगा। एहसन इकबाल ने मेरे ही हलके में, ये दानियाल अजीज़ क्लेम कर रहे हैं कि मेरे हलके में अपने बेटे के लिए रैलियाँ निकाली हैं। और इससे कबल भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको इस चीज़ की तरदीद नहीं की, बल्कि इस चीज़ को माना है कि टिकट की लड़ाई है ये बेसिकली एहसन इकबाल की भी और दानियाल अजीज़ की भी। अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये लड़ाइयाँ हैं, इसको किस तरह से नून लीग हल कर पाएगी। मुबशिर बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल आपके लिए। ये बात की थी दानियाल अजीज़ ने मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, उस वक्त जो बात की, क्या वह उस टाइम अवाम इनके लिए ज़रूरी नहीं थी जब ये इक़्तिदार में ख़ुद थे, और आज अवाम के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है महज? जी देखिए, आपके प्रोग्राम में मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, नौशाद मियाँ और मैं मौजूद थे, और जब ये पहले दिन स्टेटमेंट आया जिस दिन उन्होंने इकोनॉमी की खराबियां बयान की, हाँ जी, और उसका जिम्मेदार इकबाल साहब को ठहराया, तो उसी दिन बात क्या था कि बुनियादी तौर पे तो ये टिकट का मामला है, और लेकिन टिकट के मामला से पहले भी अगर आप दानियाल अजीज साहब का जरा देखें, उन्होंने बड़ा वाइब्रेंटली एक जमाने में मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, उसको फॉलो किया। हाँ जी। और उसके बाद आपको याद होगा उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई,
कंटेम्प्ट की, और फिर वो पीछे चले गए, बैकड्रॉप में चले गए सडनली। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ स्वेर किस्म का, और नून लीग की क़यादत ने शायद उस तरीके से उनका पुरसश हवाल नहीं की जिसका कलक उन्हें अपनी जगह पे मौजूद था। हाँ जी। और फिर वो सडनली देखे कि ये बुनियादी तौर पे तलाल चौधरी, दानियल अजीज, ये डुओ था जो बड़ा वाइब्रेंटली, बड़ा एक्टिवली सपोर्ट कर रहा था। फिर सडनली हमें नजर आया कि दानियाल साहब मंजर से गायब ही हो गए। और अभी जब वो आए दोबारा मंजर पे, दोबारा नमूदार हुए, तो एक एग्रेसिव सी टोन के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी को रोंद डाला। नतीजा वो कि जो टिकट का मसला था, आज भी अगर वो टिकट उन्हें मिल जाए उनके मनपसंद उम्मीदवारों को, सूबाई हलकों का स्पेशली, उनका अपना भी अब तो कौम का नहीं पता शो का उसके बाद के क्या स्टेटस होगा, तो मेरा ख्याल है कि उनके खत्म हो जाएंगे। लेकिन चूंकि दानियाल अजीज का और उनके वालिद मोहतरम इंतहाई शानदार पार्लियामेंटेरियन थे वालिद साहब चौधरी अनवर अजीज, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि ज्यादातर वो पार्टीज के मोहताज नहीं हुआ करते थे। ये वो लोग थे जो इलेक्टेबल कहलाते हैं। शायद उसी जोर में दानियाल ने ये सोचा होगा कि मैं तो इलेक्टेबल हूँ और मेरी जरूरत उन्हें पड़ेगी, उन्हें बयान दाग दिया, लेकिन मेरा ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव हो गया उनके लिए। ठीक है। और नौशाद साहब, मुस्लिम लीग की क़यादत उन्हें नहीं बुला रही, तो ये एक और डेस्परेट अटेम्प्ट है कि शायद क़यादत उनकी तरफ मुतवज्जो हो। ठीक है, ठीक। बुखारी साहब, पॉइंट आपका क्लियर। नौशाद साहब, लेकिन सवाल मेरा आपके लिए, अभी भी अवाम का मुफाद ज़रूरी नहीं है? दानियाल अजीज़ साहब का मुफाद, चाहे वो इक़्तिदार के लिए हो, वज़ारत के लिए हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवाम का ऐसे में कौन सोचेगा? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है। देखिए, सियासतदान सियासत करता है जीतने के लिए और जीत कर असम्बली में जाने के लिए। दावा वो ये करता है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करेगा, और इन्हीं लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए। सियासतदान हो, किसी भी टीयर में लड़ रहा हो, उसका मकसद तो यकीनन असम्बलियों में जाना है, चाहे सूबाई हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, और दावा यही रहता है कि वो अवाम के लिए जा रहा है, अपने अवाम की नुमाइंदगी करता है अपने हल्के से। लेकिन ये दानियाल साहब के केस में ना काफ़ी हद तक तो आपको बुखारी साहब ने बता दिया। अब मैं बताऊँ, देखिए, आज उनके जब मैंने उनका जो जवाब है ना, उसमें दो चीजें बड़ी अहम थी। एक कि जो है ना, वो उन्होंने मेरे इलाके में रैलियां की, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये उनको अल्टीमेटली जो पर्सनल ग्रज है टुवर्ड्स एहसन इकबाल साहब। दूसरा, उन्होंने जो बात कही कि पार्टी की आदत मुझे बुलाए और मेरे से बात करे तो मैं करूं, मकसद ये है कि पार्टी से बात की जाए। दो मामलात मुझे नजर। तीसरी बात यह है कि जो एलिगेशन वो पुट कर रहे हैं, वो मैंने उनके ट्विटर अकाउंट पे भी देखा, उन्होंने जिस एक खबर का हवाला दिया है, देखिए, एहसन इकबाल साहब पे मुआशी बहरान की जिम्मेदारी डायरेक्टली नहीं डाली जा सकती। बराह रास्त इसलिए नहीं डाली जाती कि वजीर मनसूबाबंदी जो होता है उसका काम नहीं यहाँ हो सकता। उन्होंने कभी ऐसी कोई मीटिंग की हो जिसका हवाला दे रहे हैं वो कि जी जिसके ज़रिए ये कोई मनसूबाबंदी करनी हो, इससे मुतल्लिक कि CPI क्या है और कंज्यूमर मार्केट्स कैसे काम कर रही हैं, उनके अंदर बेहतरी कैसे लाई जाए, वो उस किस्म की अगर कोई मीटिंग कर ली है उन्होंने चेयर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महंगाई के जिम्मेदार हैं। महंगाई के जिम्मेदार जो है जो भी माशी टीम होती है, जो खास तौर पर जिनके हाथ में नौशाद साहब, इसी की तहकीकात से रिलेटेड मुझे सवाल जरूर करने दीजिए। शाहजाद साहब, सवाल आपके लिए, आपको नहीं लगता कि दानियाल अजीज ने जो स्टेटमेंट कोट की थी, इतनी बड़ी वो बात थी, उसकी तहकीकात होनी चाहिए? आखिर कौन जिम्मेदार है महंगाई का? देखिए, बयान तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स पे यकीन रखती हैं। ये मंशूर, ये मुवक्कफ, ये बयानात जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने की एक सीढ़ी हुआ करती है, और उसके बाद उनको उनमें से कोई भी बात याद नहीं रहती। और जहां तक क़यादत से मुलाकात वाली बात है, तो वो क़यादत तो जब इक़्तिदार में थी तो उस वक्त भी किसी को नहीं मिला करती थी, और लोग उनका राह तका करते थे। खुद वजीर जो हैं वो उनसे उन तक शर्फ बारियाबी हासिल करने के लिए मोहताज रहा करते थे। ये बड़ा संजीदा मामला है जी, कि जहाँ पे कभी अवाम की बात की भी जाती है तो वो दिखावे के लिए की जाती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू गेन करने के लिए की जाती है, ये दिखाने के लिए कि हाँ हाँ हमें अवाम की बड़ी परवाह है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनमें से किसी को आपने जब भी कभी इस हवाले से कभी पार्लियामेंटेरियंस का, सेनेटर्स का आपने कभी कोई सर्वे देखा हो, तो उनमें से अक्सरियत को नहीं पता होता कि दालों का क्या रेट है, या आटे का क्या भाव है, या चावल किस भाव मिल रहे हैं, सब्जी का क्या रेट है। ये तो वो आदमी जो रोज बेचारा कमाता है और रोज अपने बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त रोजाना की बुनियाद पे करता है, ये उसके मसाइल हैं। इनके मसाइल और हमारे मसाइल तो कभी एक रहे ही नहीं है।
सो बयान दे देना, बात करना। बाकी दानियाल अजीज साहब, जाहिर है मुझे लगता ये है कि वो एक अच्छा स्ट्रोक खेला है उन्होंने। एक तो उन्होंने जरा जो एहसन इकबाल साहब को थोड़ा सा बताया कि वो अपने हल्के तक महदूद रहे। दूसरी बात ये है कि उनको लगता ये है और कि उनके स्टेटमेंट किस कदर खतरनाक भी साबित हो सकती है भी देगी, ये उन्होंने तो दिखा दिया। ठीक है political शाहजाद साहब, situation पॉइंट चल रही आपका है, क्लियर है। उसमें उनको टाइम कोई एक्चुअली रोक नहीं शॉर्ट नजर आ है। रही। हसन साहब, आपके सामने सवाल मैं रखूंगी, ये अवाम के नाम पर पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदे आखिर कब तक सियासत करते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि देखें, सियासी बंदा जो है ना, सियासत करता है बुनियादी तौर पे इक़्तिदार हासिल करने के लिए। किसी भी पार्टी का जो मेन मकसद होता है वो इक़्तिदार हासिल करना है। मैं समझता हूं कि ये जो दानियाल अजीज़ की आपने बात की है वो इस हद तक तो शायद सही हो सकती है, क्योंकि प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी एक प्लानिंग कमीशन में जिसको हेड कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, उसमें एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी होती थी। उसमें बहुत सारे नुमाइंदे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के और स्टेट बैंक के होते थे। वो जाहिर है वो उसके इजलास हुआ करते थे। वो शायद उस तरफ इशारा कर रहे हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये जो महंगाई है इसका ताल्लुक मईशत के साथ है, और मईशत का ताल्लुक जो है वो डिमांड और सप्लाई से हुआ करता है। ऐसा नहीं होता कि ये किसी मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि हमारी जो इवन कोर्ट्स है बसद एहतराम वो इस पे डिसीजन देने लगती हैं कि आप फलां चीज की कीमत इतनी कर दे, फलां की इतनी कर दे। देखें, ये डिमांड और सप्लाई ये कोर्ट्स के डिसीजन के साथ नहीं है। इस तरीके से ये मईशत नहीं होती। मईशत एक इंटीग्रेटेड मॉडल होता है इकोनॉमी, और वो इंटीग्रेटेड मॉडल होता है स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हसन साहब, पॉइंट आपका क्लियर है, बहुत शुक्रिया। हसन साहब, मुबशिर बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नौशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद अनवर फारूकी साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।